केंद्र सरकार द्वारा आम बजट पेश किया गया। नीमच की जनता ने इसे जहां संतुलित बजट बताया, वहीं महंगाई बढ़ाने वाला भी बताया। देखिए बजट से जुड़ी ये खास खबर। साल भर से जिस बजट का इंतजार रहता है वह बजट लोकसभा में पेश हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। बजट की खास बात यह रही कि इस बार बजट में आयकर का स्लैब नहीं बढ़ाया गया है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना महामारी को देखते हुए आयकर स्लैब कम होगा और इससे महंगाई दर घटेगी तथा लोगों को बचत होगी, लेकिन इस आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। साथ ही पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का फोकस रहा। डिजिटल करेंसी आरबीआई इसी वर्ष लॉन्च करेगा और क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाकर उसको लीगलाइज किया जाएगा। किसानों को लेकर केंद्र सरकार ने एमएसपी पर बड़ा निर्णय लिया और एमएसपी किसानों के सीधे खाते में जमा होगी। इस वर्ष केंद्र सरकार 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन धान और गेहूं खरीदेगी। छोटे लघु एवं मध्यम उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है और एमएसएमई मंत्रालय को अलग से बजट आवंटित किया गया है। आम बजट को लेकर सीटीवी द्वारा नीमच शहर के तमाम वर्गों से बातचीत की गई, जिनमें कर सलाहकार नीलेश पाटीदार ने कहा कि बजट संतुलित है और बजट बहुत अच्छा है। वहीं किसी ने बजट को बहुत अच्छा बताया तो किसी ने बजट को महंगाई बढ़ाने वाला बताया। युवा वर्ग और बेरोजगार वर्ग के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं देखा गया, इसको लेकर भी नाराजगी देखी गई। क्या कहते हैं बजट पर नीमच वासी, देखें यह प्रतिक्रियाएं। मोदी सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल में यह 7वां बजट पेश किया है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह चौथा बजट था। इस बजट में जहां कई उपलब्धियां हैं, वहीं कई महंगाई वाली बातें भी हैं। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी को लेकर एक नया ही बहस छिड़ गई है, साथ ही अनेक निर्णय लिए गए। इन तमाम मुद्दों पर हमारे बीच चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ कर सलाहकार और युवा नेता श्री नीलेश पाटीदार। पाटीदार जी, आपका स्वागत है। आपने बजट देखा, कैसा लगा आपको बजट? बजट बहुत शानदार है। मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप और देश के करोड़ों लोगों व्यापारियों की भावनाओं के अनुरूप बजट है। और बजट का एक मुख्य आधार होता है कि अर्थव्यवस्था की चेन, और दूसरा सरकार से जो पब्लिक की अपेक्षाएं हैं उस पर सरकार कितना खरा उतरती है। इन सब का एक आईना होता है। आगामी वर्ष के लिए एक मैनिफेस्टो होता है। तो चूंकि जनरली मोदी सरकार पूर्व में भी सिद्ध कर चुकी है कि देश की जनता के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए सरकार कितनी गंभीर है। सब ये अपने ताजा उदाहरण अपन ने कोविड काल में देखा है कि सरकार ने सबसे पहले वैक्सीन बना के आज देश की लगभग 95% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया है। और जैसा हम मान रहे थे कि थर्ड लहर आएगी और सब जगह बड़ी परेशानियों से अन्य देशों ने बड़ा सामना करा है परेशानियों का, पर दोनों डोज लगने से अपनी सरकार, भारत सरकार कितनी अपने निवासियों के लिए कितनी संवेदनशील थी और उसका रिजल्ट थर्ड लेयर में ना के बराबर बीमारियों से और ना के बराबर कैजुअलिटी। जी जी। अच्छा, इस बजट में देखा गया है कि क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स दिया गया है। मतलब क्रिप्टो करेंसी को जहां अब तक अवैधानिक माना जाता था, सरकार ने उसको लीगलाइज करने का कार्य किया है और उससे भी इनकम के रास्ते खोज लिए। शासन का काम यही है कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप उनके अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, किसी भी चीज को लीगल वे में कैसे किया जा सकता है, शासन को उससे रेवेन्यू भी आए हो और लोगों की भावनाओं के अनुसार। आजकल साइबर ट्रांजैक्शंस का जमाना है, जितने भी जैसे मोदी जी का पहले से सपना है कि डिजिटल इंडिया। आज आप देखेंगे कि एक छोटे से सब्जी मंडी की दुकान से लगा के पतासे के ठेले वाले के पास भी बारकोड वाला एक आइकन लगा होता है और हर व्यक्ति 10 रुपए के पतासे का खाने के बाद भी उससे ई पेमेंट करता है। तो कहीं ना कहीं वो इन्हीं चीजों की शुरुआत के साथ इसका बड़ा रूप देखा जा सकता है। अच्छा। व्यावसायिक रूप को जो लोग व्यावसायिक जैसे पूर्व में शेयर मार्केट वगैरह ऑनलाइन होते हैं, उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी और ये व्यवसाय है, ये ऑनलाइन तरीके तो से। क्रिप्टो करेंसी को भी सरकार ने मतलब जहाँ टैक्स लगाया, वहीं ये को डिजिटल करेंसी सरकार लॉन्च करने जा रही है। हर व्यक्ति के जैसे शासन का काम पेपरलेस हुआ है, वैसे भी कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी संव्यवहार होते हैं वो डिजिटल से डिजिटल हो जाए। इसके लिए डिजिटल करेंसी बहुत आवश्यक थी। डिजिटल करेंसी से भारत इसको आर्थिकता के नए आयाम छुएगा। और डिजिटल करेंसी से एक दूसरे को ट्रांजैक्शन करने में, संव्यवहार करने में बहुत सुविधा होगी। अच्छा, दूसरा अभी देखा हमने किसान आंदोलन पूरे 13-14 महीने चला, उसके बाद किसान आंदोलन समाप्त हुआ। एमएसपी की बात कर रहे थे,
सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है कि एमएसपी किसानों को मिलेगा और सीधे उनके खातों में जमा होगा। साथ ही सरकार ने 1208 मीट्रिक टन धान और गेहूं खरीदने का भी ऐलान किया, करीब 13 लाख किसानों से, 163 लाख किसानों से, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा किसानों से। तो इसको आप क्या ये जो किसानों का आंदोलन वो उसके परिणाम के स्वरूप देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। किसानों के लिए मोदी सरकार का शुरू से नारा है कि किसानों की आय दोगुना करनी है, चाहे वो गेहूं उपार्जन का मामला हो, भले सरकार को उसके लिए कितनी भी व्यवस्थाएं करनी पड़ी, कितने भी बजट का प्रोविजन करना पड़ा, पर आप पूर्व में भी देखेंगे कि गेहूं का एक एक दाना जो सरकार ने कमिटमेंट करा था वो सारा धान खरीदा, और उसी कारण से आज मार्केट के रेट्स अच्छे हैं, किसानों का अच्छा पैसा मिल रहा है उनकी उपज का। और किसानों के लिए लगातार आप देखेंगे तो 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि पहली बार किसी सरकार ने सोचा होगा कि न बड़ा किसान न छोटा किसान, ना कोई गरीब ना कोई अमीर, ना जिसमें कोई क्राइटेरिया, जिसके पास जमीन है उस हर जमींदारी को 2-2 हजार रुपए की किस्त में किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार देती है और मध्य प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पे मिलाती है पैसा। तो वो सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कोई बिचौलियों का रोल नहीं होता है और सीधा उनके खाते में किसान सम्मान निधि पहुंचती है और वास्तव में किसान उस चीज को पाकर बहुत खुश है। सरकार ने इस बजट में चमड़ा और चमड़े से जुड़े जूते, चप्पल, गहने, मोबाइल फोन, चार्जर आदि सस्ते किए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की बात नहीं की है। देखो, शासन का ध्येय है कि एमएसएमई के माध्यम से नए रोजगार सृजन हो, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना हो। आप देखेंगे कि अभी इस बजट में देखेंगे कि एमएसएमई सेक्टर को भी एक बड़ा बजट अलॉट करा है और एमएसएमई के माध्यम से नए रोजगार सृजन का हर व्यक्ति को शासन सरकारी नौकरी पर नहीं लगा सकता है। सरकार एक ऐसी बुनियादी व्यवस्था खड़ा करना चाहती है कि हर व्यक्ति अपने गली मोहल्ले का व्यक्ति गली मोहल्ले में अपना रोजगार पाकर अपना व्यवसाय चालू कर दे और हर तरह की आर्थिक परिस्थिति का मुकाबला कर सके। अच्छा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बात की जा रही थी बेरोजगारों के लिए तो कहीं कुछ नहीं दिखा है। सरकार ने, आपने बजट में देखा होगा कि राकेश जी 60 लाख नई नौकरियों के लिए प्रोविजन किया है। अच्छा। 60 लाख नई नौकरियों का सृजन करने के लिए सरकार इस बजट में व्यवस्था बनाई है। निश्चित रूप से उसमें देखेंगे आप कि 80 लाख लोगों को नए मकान भी देगी सरकार। 25,000 किलोमीटर नया हाईवे बनाने जा रही सरकार। 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाना मतलब उसमें एक लेबर को, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को रोजगार के काम में लगाना। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसके साथ रोजगार की और बहुत सारी संभावनाएं जुड़ी होती है। जी, क्या आपको बजट कैसा लगा? एक लाइन में, बहुत अच्छा, औसत या नापसंद? नहीं, बजट बहुत अच्छा है क्योंकि अतिरिक्त कर का भार नहीं करा है। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी बात, वो बात तो भूल ही गए जो सबसे पहले पूछना थी। इनकम टैक्स स्लैब नहीं बढ़ा है जिससे आप जुड़े हुए हैं, और इनकम टैक्स स्लैब नहीं बढ़ना मतलब महंगाई के दौर में ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं स्लैब चेंज होगा, टैक्स कम होगा और जो मिडिल क्लास वर्ग है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है उसको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लेकिन टैक्स से राहत नहीं मिली है। तो आपका तो सारा काम इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी तो होगी। नहीं, ऐसा है कि सरकार की जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, सबसे पहले अभी जो सरकार का एक बड़ा विजन है वो हेल्थ सेक्टर के लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके है। और अभी नहीं, टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और सर्विस क्लास वर्ग जो टैक्स देता है टैक्स पे, उनमें नाराजगी तो होगी नहीं? नहीं, क्योंकि वो पूर्व में भी टैक्स दे चुके हैं। अच्छा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, और जो कोई करदाता है बढ़ता, अगर टैक्स बढ़ता तो फर्क पड़ता नहीं। करदाता आजकल ये डिसाइड करने लग गया है कि मेरे टैक्स का उपयोग कैसा हो रहा है। अच्छा, मेरी सरकार कितनी, मेरे से अगर मैं कोई कर चुकाता हूँ, हाँ। अगर मैं टोल देता हूँ तो मेरी रोड कैसी है, अच्छा, अगर मैं पैसा देता हूँ तो मेरा हॉस्पिटल का इलाज कैसा है। तो ये सारी चीजें देखी है लोगों ने कि अपने कर देने से, अपने टैक्स से, अपने सरकार का हाथ मजबूत करने से अच्छा। लोगों ने विपरीत समय में पाया कि सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट में वैक्सीनेशन घर घर जाके ढूंढ के जिम्मेवारी के साथ लगाई, इसलिए टैक्स पेयरों को फिर नाराजगी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक सर, थैंक यू। तो आप थे नीलेश पाटीदार जो कि बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। आपका कहना है कि बजट बहुत अच्छा है और टैक्स पेयर इसलिए नाराज नहीं होंगे कि टैक्स का पैसा सही दिशा में लग रहा है। CTV के लिए कैमरा पर्सन राजा के साथ राकेश तो। जो सुविधाएं दी गई है टैक्सेस में, उसमें सबसे बड़ी सुविधा तो ये दी गई है कि जो SSC अपना रिटर्न भरने से भूल जाते हैं किसी भी कारण से, उनको 2 वर्ष बाद तक भी सरकार को एक फीस दे के वो अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं 2 वर्ष बाद तक भी। ये बहुत बड़ी सुविधा उन लोगों के लिए है जिनका TDS किसी कारण से छूट गया हो या जिनका कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, तो वो अपना ये कार्य जो पहले संभव नहीं था, सरकार इस
सरकार ने इसको संभव किया है। दूसरा, नए उद्यमी और स्टार्टअप्स के लिए जो कि योजना 2023 में समाप्त हो रही थी, सरकार ने उसकी जो समय सीमा है वो 1 वर्ष बढ़ा के 2024 तक कर दी है। तो इससे उन उद्योगों को भी और जो नए युवा उद्यमी हैं उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तीसरा, एक महत्वपूर्ण क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सरकार ने 30% का टैक्स निर्धारित किया गया है। आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी काफ़ी चलन में है और इसके ऊपर ये कदम सरकार का बहुत सराहनीय है। एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी को लीगल मान्यता दे दी गई है भारत सरकार द्वारा। आज जो बजट पेश किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है उन्होंने। और आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो उन्होंने बढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है ये हमारे देश के लिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बजट तैयार किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी से, इसमें मतलब ग्रामीणों के लिए भी काफ़ी सुविधाएं हैं, महिलाओं के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। या हालांकि मतलब कुछ बातें ऐसी हैं कि मतलब डायमंड ज्वेलरी कम करी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट कम करे हैं, वो एक रोज़ खरीदे नहीं जा सकते। कुछ हद तक हाँ, उससे हम घरेलू आइटम अगर वो कम करते उनके रेट तो और ज़्यादा अच्छा रहता। बट फिर भी सभी तरह से मैं मानती हूँ, सभी पहलुओं पे ध्यान देते हुए हमारा बजट जो आया है बहुत ही अच्छा आया है। बजट जो आज आया है न कोई अच्छा है न खराब है। बजट एक जो सामान्य बजट है उस तरह का बजट है। इसमें जो है किसानों को कोई ऐसा कोई विशेष बेनिफिट नहीं दिया गया है। मतलब इसको आप कह सकते हो इनकम टैक्स में कोई राहत नए सिरे से नहीं दी गई है। जो है वो कोई स्लैब दर रखी गई है। एक वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह में कुछ छूट दी है इन्होंने, वो अच्छा एक अच्छा कदम है। और रियल एस्टेट सेक्टर में भी कोई ऐसे इस तरह के कोई इस बजट में संकेत नहीं है कि उसका वो कोई उठाव आए या करे, या कोई रियल एस्टेट फैक्टर को भी कोई उनको सहायता देना चाहिए थी ताकि और प्रॉपर्टी बाजार या रियल एस्टेट का मार्केट पूरे इंडिया में बूस्ट होता बढ़ता हो। ऐसा भी कोई संकेत नहीं है। तो कुल मिला के आप इसको कह सकते हैं कि ना अच्छा है ना खराब है। बोलना चाहूँगी कि जो बजट बहुत अच्छा आया है, जैसे कपड़ा, चमड़ा, डायमंड ज्वेलरी जो सस्ती हुई है, लेकिन वो हमारे रोज़मर्रा के काम में नहीं आती है। गृहिणियों के लिए भी कुछ जैसे गैस है या कुछ और है, पेट्रोल डीजल, उस पर भी थोड़ा सा कुछ करना चाहिए सरकार को। थोड़ी सी कम रेट कम करनी चाहिए उनके लिए। गृहिणियों को तो उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आम बजट के पूरे देश की जनता इंतजार करती है कि बजट में जनता को क्या राहत मिले, विशेष रूप से निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और गृहिणियों को उससे क्या लाभ हो, इस पे सबकी निगाह रहती है। परंतु बजट देख के निराशा हुई कि न तो गृहिणियों के लिए, न मध्यम वर्गियों के लिए, न युवकों के लिए उसमें कोई ऐसी योजना बताई गई। और सभी को मालूम है कि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध महंगाई से रहता है। डीजल पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इनके पास मुख्य स्रोत आय का वो उनने पकड़ रखा है, जनता जाए भाड़ में। इसी तरह रसोई गैस जो 1000 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है, जिससे आम उपभोक्ता परेशान होते हैं, आम गृहिणियाँ परेशान होती हैं, उनका सूखे का बजट बिगड़ता है। परंतु न तो रसोई गैस पे इन्होंने कोई कमी की है, न डीजल पेट्रोल पे जीएसटी लगा के उसके भाव कम किए हैं। केवल और केवल उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने डिजिटल बजट प्रस्तुत किया, मतलब पेपरलेस बजट बनाया पहली बार। और ये डिजिटल ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। इसके अंदर डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करी गई है, डिजिटल बैंक की बात की गई है। आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी, जो जिसको हम क्रिप्टो करेंसी के नाम से परिचित हैं, ऐसा डिजिटल पेमेंट रुपीज़ का प्रावधान किया गया है जो 2023 से लागू हो जाएगा। यहाँ पर कई चीज़ें, जैसे डिजिटल यूनिवर्सिटी की मैंने बात करी है, उसके साथ में कई बैंक्स डिजिटल रहेंगे,
और आपके पास 300 ट्रेनें उन्होंने शुरू करने के लिए कहा गया है और अधिकांश मतलब पूरा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था। केंद्र शासन ने जो बजट किया बिल्कुल मिलता जुलता बजट है, कोई विशेष है। हमारा तो मूल ध्यान हमारे अपने खुद के लाभ पे रहता है, हमारे व्यापारी वर्ग को तो उसमें कोई सुविधा मिली नहीं है। आज के ज़माने में किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई की उपजों पे से मंडी शुल्क खत्म होने चाहिए, करारोपण कम होना चाहिए जिससे किसान माल पैदा करे मंडियों में लावे। अब आए दिन मंडियों की सुविधा नहीं लो तो भी मंडी शुल्क 1.5% भरना है, पड़ोसी राज्यों में 50%। सब जगह एक समान एक टैक्स की प्रणाली अभी भी नहीं हुई। जीएसटी के बाद घोषित हुआ था कि सब जगह एक टैक्स कर देंगे। दूसरा, किसानों को भी कोई विशेष लाभ नहीं है। किसानों का जो चाहते एमएसपी की सुविधा उधर, इसलिए वो भी चुनाव है उधर यूपी में और बिहार में, उस चक्कर में उन किसानों से जिनका पंगा हुआ था उनके हिसाब से वहाँ एमएसपी बढ़ाया है कि भाई हर चीज़ पर एमएसपी दी जाएगी। ये जो आज बजट पेश हुआ है ये केवल और केवल पूंजीपतियों के लिए बजट पेश किया गया है और गरीब तबका, एक आम नागरिक जो होता है मिडिल क्लास, उनके लिए कोई भी सुविधा, कोई मतलब ऐसा बजट उनके लिए पास नहीं किया गया है कि उनको कोई फ़ायदा मिल सके। और मेरा तो ये कहना है कि ये जो बजट पेश करा है केवल 5 जो राज्य में चुनाव हैं उनको देखकर जनता को लुभाने के लिए ऐसा बजट पेश करा है। ये पूरा बजट है जो है केवल हवाबाजी बजट है। ये जो बूस्टर बजट बता रहे हैं, जो नाम ले रहे हैं, बूस्टर नहीं है, रूस्टर है एकदम। मतलब आम नागरिकों से कोसों दूर बजट है, केवल पूंजीपतियों का बजट है। साल से जिस स्थिति चल रही है कोरोना की वजह से, उसमें व्यापारी और हर आम वर्ग को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अगर ये सोचा जाए तो वैसे जो बजट है वो इस बार ऐसा आना चाहिए कि जिसमें हर वर्ग को फ़ायदा हो। जैसे टैक्स अगर लगता है तो उसका जो बेनिफिट मिले वो देखा जाए तो एजुकेशनल मेडिकल फैसिलिटीज़ में ज़्यादा जो हो इससे ज़्यादा फ़ायदा हो और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से अच्छा हो उसमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा जैसे इलेक्ट्रॉनिक का काम है उसमें भी जो टैक्सेस हैं सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका बेनिफिट अगर हर आम उपभोक्ता के लिए सारी चीज़ें होगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिलाकर बजट तो स्वागत योग्य है, क्योंकि लगता है कपड़ा, मोबाइल के चार्जर, जूते, अन्य वस्तुएं सस्ती होने की बात कही गई है। यदि वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में इसमें कहीं सस्ते होते हैं तो हम इसको स्वागत योग्य मानेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा को इसमें थोड़ा सा ये कहना था कि जो जीएसटी स्लैब है वो मुझे लगता है ये युक्ति संगत नहीं है। कहीं 5% है, कहीं 18 है, कहीं इसके ऊपर है। इसको कहीं कहीं युक्ति संगत सरकार को करना चाहिए था। मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहता रहा हूँ, आगे भी कहूँगा, जब टैक्स का स्लैब बढ़ेगा तब तक कर चोरी होने की संभावना अधिक रहेगी।